हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 2020 में जो विज्ञान विषय के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप, उन सभी का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पूरे वीडियो सीरीज का ये पार्ट 7 है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसे आप अवश्य देखिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यानी कि यहाँ पर कुछ 4 धातुएं दिए गया है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और मैग्नीशियम। इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु कौन से हैं। अगर हम सक्रियता श्रेणी के जो टेबल है उस पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर सबसे ऊपर में हमें पोटेशियम देखने को मिलता है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु पोटेशियम है। उससे सोडियम है, कैल्शियम है और सबसे नीचे क्या है, सिल्वर है, यानी गोल्ड यानी कि सोना है। तो इसके अनुसार जो हमारे अब क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें सबसे नीचे कौन जाता है, आयरन जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन यानी कि फेरस। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या है, यानी कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हुए कहलाते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है, उसे हम क्या कहते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध वाले को कहा जाता है अल्काइन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंधन हो तो उसे हम अल्कीन कहते हैं, और कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंधन हो तो उसे हम अल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल में क्रियाशील मूल का सूत्र क्या है। यानी एथेनॉल जो होता है उसका क्रियाशील मूल सूत्र क्या होता है। तो उसका होता है OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी जिसमें अगर OH लग जाएगा वो एथेनॉल हो जाएगा। जैसे मीथेन में लगेगा OH तो हो जाएगा मिथेनॉल, इथेन में लगेगा तो इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन में लगेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से उसका नाम चेंज होता है। तो OH को कहा जाता है एथेनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप। तो अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। यानी जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि वैद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास विद्युत का चालक दिया गया, जो भी धातु दिए गए हैं या जो भी पदार्थ दिए गए हैं, इनमें सबसे अधिक मात्रा में विद्युत का चालन किसमें होगा, यानी किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो यह सबसे अच्छा विद्युत का चालक माना जाता है चांदी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। यानी कि जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपने चारों ओर सर्पिल आकार में एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का जो खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम था ओर्स्टेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। यानी जो विद्युत मोटर होता है वह क्या करता है। तो विद्युत मोटर यानी कि वही मोटर जिसका उपयोग हम पंखों में या पानी खींचने वाले पंख कहते मोटर में, अनेक प्रकार के जो मोटर होते हैं उसी को कहा जाता है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है। तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी घूर्णन गति में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अगला प्रश्न है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है, यानी पश्चिम दिशा में कोई प्रक्षेपित धनावेशित यानी अल्फा कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। किधर हो जाता है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। यानी अगर हम
दक्षिण हस्त नियम ले तो दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ये क्या हमारा अंगूठा ऊपर की ओर जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपरमुखी। अगला प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत आती है वह क्या है, उसका वोल्ट क्या है। तो हमारे घरों में जो उपयोग आने वाले विद्युत होता है वो 220 वोल्ट का एसी करंट होता है, यानी कि 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, यानी हमें जल को गर्म करना है वो भी सौर तापक की सहायता से, तो किस दिन हम नहीं कर सकते। तो हम उस दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते जिस दिन बादल घिरे होंगे, क्योंकि बादल घिरे होने के कारण सूर्य से पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा, जो वो यंत्र सही से काम नहीं कर देगा। तो उस दिन यानी कि बादल वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं और कहा गया है कि जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न यानी सौर ऊर्जा के का रूप नहीं हो सकता। तो ये इसका पहला है भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि के तपने से, यानी इनडायरेक्ट रूप से सूर्य से ही भूमि तपता है, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। पवन ऊर्जा में भी क्या होता है, सूर्य ऊर्जा का भी थोड़ा ना अंश होता है। यहाँ पर है क्या नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा पूर्ण रूप से परमाणु संलयन पर परमाणु विखंडन पर कार्य करता है। यहाँ इसमें सौर ऊर्जा का कोई यहाँ पर योगदान नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु का जो उपयोग होता है उसमें होता है यूरेनियम 238 सॉरी यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। किसमें जो नाभिकीय ऊर्जा में जो यूरेनियम का उपयोग होता है उसमें तो यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 238 का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है किस दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, यानी कि वह दर्पण बताइए उसके सामने अगर वस्तु कहीं पर हो तो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा किसी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उपयोग हम अपने घरेलू उपयोग में करते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में बढ़ने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार का ही होता है, और क्या होता है वह काल्पनिक यानी कि सीधा होता है। जबकि उत्तल दर्पण में बढ़ने वाला प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार से वह छोटा होता है और वो क्या होता है सीधा होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो यह इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी किसी कोई कार है उस कार के जो हेडलाइट है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी कार के हेडलाइट में या किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि वह प्रकाश के किरण को क्या करता है सीधी रेखा में क्या करता है निकालता है, यानी एक समांतर किरण पुंज देता है। इस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उसमें जो बल्ब लगा होता है उसके फोकस पर लगा होता है, और फोकस पर हम जानते हैं कि फोकस पर कोई प्रकाश होगा तो टकरा करके सीधा क्या मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा और एक समांतर प्रकाश के किरण को क्या करता है देता है। उसके साथ-साथ अगर अवतल दर्पण के और उपयोग को जाने तो अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण में करते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में करते हैं। दूसरा चिकित्सक यानी दंत चिकित्सक होता है वो भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग क्या कहते हैं सौर ऊर्जा सॉरी क्या कहते हैं सोलर कुकर में भी होता है। तो इसके कई सारे उपयोग हैं, तो इन सभी उपयोगों को आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ तत्व कुछ पदार्थ दिए गए हैं, तो उस सब का क्या अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है। तो हम जानते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, 2.45 के आसपास होता है शायद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस के अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी अभिसारी लेंस किसे कहते हैं।
सबसे पहले जानते हैं अभिसारी क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी से टकराकर किसी पारदर्शक ठोस से टकराकर यानी एक जगह मिल जाए, यानी सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, उसे कहा जाता है अभिसारी। यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस से आने वाली सभी प्रकाश किरणें टकराकर किसी एक बिंदु पर फोकसित हो जाते हैं। इस कारण से उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी का अर्थ होता है कि अपने इच्छा के अनुसार अपना लिंग बदलना, अर्थात जब चाहे नर तो जब चाहे मादा। अगर कोई से जंतु है, उसकी इच्छा हुई नर का बनने का तो नर हो जाएगा और मादा बनने की तो मादा हो जाएगा। तो ऐसा गुण पाया जाता है मेढक में, इच्छा के अनुसार नर और मादा ये चेंज होते रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। यानी जो मेंडल ने प्रयोग किया था, आनुवंशिकी का प्रयोग किया था, उस प्रयोग में किसके पौधा चुना था। तो उसके लिए उसने एक मटर का पौधा चुना था। एक क्वेश्चन आता है आपको लिखने के लिए 2 नंबर का कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों उपयोग किया था। तो मेंडल ने इसीलिए मटर का पौधा उपयोग किया था क्योंकि मटर के पौधे में बहुत सारे वेराइटियां होती हैं और बहुत कम समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, इसी कारण से इसका उपयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी का अर्थ होता है अतिरिक्त, यानी हमारे शरीर में कौन ऐसा अंग है जो अतिरिक्त है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भी तो कोई दिक्कत है, तो जहाँ तक कि दिक्कत ही होता है, लेकिन ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें क्या है, रीढ़ है, अंगूठा है, कान है, यानी कि ये सब तो जरूरी है। अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर में, यानी बड़ी आंतों के मुंह पर एक प्रकार की थैली नुमा संरचना होती है, बहुत छोटे सा उंगली नुमा, जिसे परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। ये अतिरिक्त अंग हो बन चुका है आज के समय में। जब एवोल्यूशन हो रहा था, यानी कि जब जानवर से बंदर से मानव बना, उस समय में जो आदि मानव हुआ करते थे, वो जंगलों में शिकार कर कर कच्चा मांस खाते थे। उस कच्चा मांस को पचाने के लिए इसमें से एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होता था, उस कच्चा मांस को पचाने में सहायता करता था। किंतु आज के समय में इसका उपयोग बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो हमारे शरीर में आज में यह एक अवशेषी अंग बन गया है। इसको रहने न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है हमारे शरीर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। यानी जो चिपको आंदोलन हुआ था, किस लिए हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में उत्तराखंड हो गया है, उस समय में एक जिला था गढ़वाल। वहाँ पर जो वनों को काटने के लिए एक वनों को कटाई को रोकने के लिए वहाँ के आदिवासियों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे कहा जाता था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में क्या होता था कि जितने भी महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, सभी पेड़ों को अपने बाहों में लेकर के पेड़ों की रक्षा करते थे, यानी पेड़ों में चिपक जाते थे। जिस कारण से इस पूरे आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। तो ये वन को बचाने के लिए, यानी वन संरक्षण के लिए किया गया एक आंदोलन था, इसीलिए इसे कहा जाता है वन संरक्षण के लिए। यह क्वेश्चन आपको एसएसटी में यानी भूगोल में भी देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण। अगला है, निम्न में से कौन लेंस के आवर्धन होता है। यानी लेंस आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेत्र लेंस का रंगीन भाग है। यानी कि हमारे आँखों का ऐसा कौन सा भाग है जो रंगीन है, यानी कि जिसके कारण हमारे आँखों का रंग चेंज होता है। किसी के आँखों का रंग काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है। किसके कारण, तो हमारे आँखों का जो रंग होता है इस परितारिका के कारण ही अलग अलग रंग के होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के वर्ण प्रकीर्णन अधिक होता है। यानी किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश वायुमंडल में जो नीले रंग होता है, उस नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से हमें आकाश क्या दिखता है, नीले रंग का दिखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक प्रश्न और बता दूं कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे आकाश का रंग नीले के बजाय काला दिखता है। क्यों,
क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है, वायु नहीं होने के कारण वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस कारण से उसको क्या काला रंग का दिखता है आकाश। अगला प्रश्न है कि प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि ऐसा कौन सी घटना है, ऐसा कौन सी फिनोमिना है जिसके कारण सूर्य उगने से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है? तो उसे कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी अपवर्तन वह प्रक्रिया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। यानी कि अगर जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा। इस कारण से सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी कटोरे के पेंदी में आप एक सिक्का रखिए, उसे अपने इस प्रकार रखिए कि आपके आँखों से ना दिखे, लेकिन जब उसमें आप जल डालिएगा तो वो सिक्का दिखने लगता है, यानी वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसे ही कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन। इसी के नियम के अनुसार पहले ही सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लगता है। यहाँ से एक प्रश्न और आपको बता दूँ कि सूर्य डूबते और उगते समय कैसा दिखता है? रक्ताभ दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। कैसा? सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके आवर्त फलन होता है? यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो उसमें जो तत्वों को सजाया गया है किसके अनुसार? तो तत्वों को परमाणु की संख्या के अनुसार सजाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्षैतिज कतार कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर खींचा हुआ होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो उदर्ग कतार होते हैं उसे ग्रुप यानी कि समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जो लोहे का फ्राई पैन है, ये फ्राइंग पैन यानी कि फ्राई करने वाले किसी चीज़ को भूनने के लिए जो बर्तन बनाया जाता है उसे फ्राइंग पैन कहते हैं। तो उसके किस चीज़ के परत चढ़ाया जाता है? तो उस पर चढ़ाया जाता जिंक की परत चढ़ा करके उसे लोहे से जंग से बचाया जाता है। वैसे तो लोहा को ग्रीस लगाकर जिंक लगाकर पेंट लगाकर सभी प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन जब इसे गर्म करेंगे तो ग्रीस और जो पेंट होता है वो जल जाता है, इसीलिए वो नहीं बच पाएगा। लेकिन जो जिंक का परत चढ़ाते हैं तो गर्म करने पर जलता नहीं है, तो इसीलिए फ्राइंग पैन होता है उस पर जिंक की परत चढ़ाकर अगर डायरेक्ट बोला जाए लोहे को किस प्रकार से बचाया जा सकता है तो उस स्थिति में होता है इन सभी से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी ऐसा धातु बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है यानी कि मुलायम होगा, तो वो धातु का नाम है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होते हैं, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलने लगता है, जिस कारण से इसे हमेशा केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? यानी कि गैस कौन सा गैस है जो चूना को पानी उसे दूधिया कर देता है, सफ़ेद रंग का बना देता है? तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि टार्टरिक टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? यानी टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। तो इमली में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल होता है। इसी टार्टरिक अम्ल के कारण इमली क्या होता है? खट्टे रंग का, खट्टे स्वाद का होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं जहाँ से हम कुछ अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे सिरका है, सिरका जिसे विनेगर कहते हैं। अलग-अलग फलों से अलग-अलग प्रकार के विनेगर प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें एक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और नेटल का डंक, नेटल एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें बहुत सारे रोएँ होते हैं, वो भी चुभता है शरीर में तो बहुत ही तकलीफ देता है, उसमें भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, यानी जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। अगला प्रश्न है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यानी कि हम जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन नाम की गैस जो होता है वह क्या होता है? निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो उसके कौन सा बीमारी होता है? तो इसमें होता है घेंघा नामक बीमारी हो जाता है। इस बीमारी में कंठ जो होता है फूल जाता है, उसे घेंघा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, यह हमें पश्च मस्तिष्क में होता है। तो इसमें से निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। यानी कि हमारी वृद्धि किस प्रकार से होगा, इसी के कंट्रोल में है। ये कितना बड़ा होगा कोई, इसकी लंबाई कितनी होगी किसी की, वो भी इसी के कंट्रोल में है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा में अलैंगिक जनन विधि किस विधि द्वारा होता है? यानी जो अमीबा होता है उसमें अलैंगिक विधि जो होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। यानी एक अमीबा दो अमीबा में टूट जाता है और दोनों अलग अलग रूप ले लेता है। इस विधि प्रक्रिया को कहा जाता है द्विखंडन। तो इसमें होता है द्विखंडन, यानी कि विखंडन यही द्विखंडन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि फूलों में कौन सा भाग फल में बदलता है? यानी कोई फूल है, उस फूल का कौन सा भाग है जो फल बन जाएगा? तो फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है उससे ही क्या बन जाता है? फल का रूप ले लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, हाँ, अंडाशय। अगला प्रश्न है कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? एस्टोमाटा यानी कि पत्ते जो होते हैं, पत्ते में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उस छोटे छोटे छिद्रों को ही एस्टोमाटा कहते हैं। उस एस्टोमाटा के छेद को बंद और खुलने के लिए कंट्रोल कौन करता है? तो उसे खोलने और बंद करने के लिए होता है द्वार कोशिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? यानी कि जो हमारे किडनी है उसे क्रियात्मक इकाई और रचनात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। यानी कि रचना भी वही करता है और काम भी वही करता है। हमारे शरीर में जो होता है नेफ्रॉन होता है इस प्रकार का, वही क्या करता है, दोनों का काम, जिसका काम है खूनों का यानी रक्त का सफाई करना। अगला प्रश्न है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि यहाँ पर कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग उसे कहा जाता है कि जिससे हमारे शरीर में जो वर्ज्य यानी बेकार पदार्थ है उसे बाहर निकालने में जो हमें सहायता करता है उसे कहा जाता है उत्सर्जी अंग। तो यहाँ पर है वृक्क यानी कि किडनी। जो किडनी होते हैं हमारे शरीर में, दो किडनियाँ होती हैं जिसका काम होता है रक्त की अशुद्धियों को साफ करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। अगला प्रश्न है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक प्रकार का मादा लिंग हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कोई अभिक्रिया हो रहा है, उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए उसे कहा जाता है उपचयन। यानी कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर CuSO कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल बन जाता है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस कारण से इस अभिक्रिया को कहा जाता है उपचयन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। अगला प्रश्न है कि धोने का सोडा का रासायनिक आणविक सूत्र क्या है? यानी धोने का जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। जब इसे जल में मिला दिया जाता है तो इसे होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तब ये जाकर के काम करता है कपड़ा धोने के लिए।
अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। इसे क्या अभी तुरंत बताए थे, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद करो। मधुमक्खी के अम्ल में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, यानी अमीबा जो होता है भोजन पकड़ने के लिए क्या करता है। तो अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिधर चाहो जिधर चलना चाहे उधर इसका पैर हो जाता है, जिधर खाना चाहे उधर इसका मुंह बन जाता है। जो मुख बनता है या पैर बनता है इसे कहा जाता है कूटपाद। कूटपाद मीन्स नकली पैर। तो इसके कारण ही अपना भोजन को क्या करता है, ये पकड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, यानी वसा जो है कौन सा काम इसका करता है, तो वसा को करता है लाइपेज। अगला प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी श्वसन से अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो होता है वायवीय श्वसन। श्वसन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया पूरा होती है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, जबकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। तो सबसे अधिक मात्रा में जो ऊष्मा मुक्त होगा वो वायवीय श्वसन में होगा। अगला प्रश्न है कि मछली का श्वसनांग है, यानी मछली जो होता है अपना सांस किसके द्वारा लेता है, यानी उसका श्वसन अंग क्या है। तो मछली जो सांस लेता है वो गिल्स के द्वारा लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिल्स यानी गलफरा। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस वस्तु का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। अगला है टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होता है, क्षारकीय होता है या उदासीन होता है। तो टूथपेस्ट की प्रकृति अम्लीय होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक, यानी किस, यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं उसमें कैसा कौन सा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आसानी से चली जाए, तो होता है ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को आप लोग अच्छे से देखे होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जो लिखते हैं पेंसिल के बीच में जो होता है जिसे लिखते हैं काले कलर का, वही ग्रेफाइट है। तो उसमें से बिजली आर पार चली जाती है, लेकिन यह क्या है, एक अधातु है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, यानी कि जो प्रकार्यात्मक समूह है उसमें COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, समूह होता है। अगर इस पर हम ध्यान डालें तो यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड का COOH होता है, कीटोन का CO होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH होता है। अगला प्रश्न है कि आमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, यानी आमीटर के द्वारा किसे नापा जाता है। तो आमीटर के द्वारा धारा को नापा जाता है और आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है, यानी जो विद्युत उपकरण, ऐसा उपकरण का नाम बताइए जो क्या करे, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ले और यांत्रिक में बदले, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा विद्युत मोटर। अभी तुरंत कुछ देर पहले ही बताए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। दर्पण सूत्र क्या है, यानी दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष अर्थात उसे दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी और नजदीक की वस्तु से साफ साफ दिखेगी, इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए इसे संशोधित करने के लिए अवतल लेंस लगा करके इस फोकस बिंदु को बढ़ा दिया जाता है और रेटिना पर सेट कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अवतल लेंस। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे का जनन अंग उसके फूलों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प में। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? यानी कि आनुवांशिक के प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो आनुवांशिक प्रयोग के लिए उसने मटर के पौधे का उपयोग किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमें बहुदिशीय यानी चारों ओर होता है, यानी बहुदिशीय होता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है, यानी ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिख देगा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो जो ओजोन परत होता है हम पाया जाता है कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। यहाँ पर देखो ओजोन लेयर लिखा हुआ है, ओजोन लेयर होता है कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यानी पौधा जो होता है उसमें गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तों जो होता है, पत्तों में एक रंध्र होता है, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे स्टोमाटा कहते हैं, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका है? यानी कि यहाँ पर कुछ जंतुओं का नाम दिया गया है, उसमें सबसे अधिक जो उसका हार्ट बीट यानी धड़कन धड़कता है, दिल जो धड़कता है, सबसे अधिक किसका है? तो वो होता है चूहा का। 1 मिनट में 500 बार धड़कता है, जबकि एक मनुष्य को एक बार में 72 बार ही धड़कता है। एक वयस्क मनुष्य को, बच्चा में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें 72 बार धड़कता है। ऐसा नहीं कि दौड़ के आया उस समय गिने, नॉर्मल स्थिति में 72 बार धड़कता है, जबकि नॉर्मल स्थिति में चूहे को 500 बार धड़कता है। अगला है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? तो इसमें होता है यूरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, यानी अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सभी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तंत्रिका तंत्र में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसका रचनात्मक और क्रिया यानी रचना किससे हुआ है और काम कौन करता है, उसे कहा जाता है क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये है न्यूरॉन का फिगर। इसे आप बनाना भी सीख जाइए, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है? यानी कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? यानी कि यहाँ पर लवण यानी कि नमक का रूप कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? यहाँ पर कुछ धातुओं का नाम दिया गया है, इसमें सबसे भारी किसे कौन सा है? तो सबसे भारी यहाँ पर यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी है। क्या कहते हैं इसके जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसका सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि एथेन में के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? यानी जो एथेन होता है उसमें सह संयोजक बंधन कितने होते हैं? एथेन में यानी कि 2 क्या होगा? कार्बन होगा। 2 कार्बन के बीच कितने होंगे? 7 क्या होंगे इसमें जुड़े होंगे? हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे जो हरा होता है, पौधे के पत्ता जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ यानी पौधे के जो उत्सर्जन से क्या प्राप्त, गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी होते हैं। पौधे के से निकलने वाले ये सभी क्या है? वर्ज्य पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? यानी टेहरी बांध कहाँ है? तो टेहरी बांध उत्तराखंड में है।
जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम तट पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी अम्ल वर्षा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अगला प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी कि हम लोग जो स्विच लगाते हैं अब विद्युत उपकरण को कंट्रोल करने के, यानी चालू यानी बंद, चालू और बंद करने के लिए वो स्विच हम कहाँ लगाते हैं? तो स्विच हमेशा लगाया जाता है गर्म तार में यानी फेज में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी वैसा संसाधन यानी वैसा ऊर्जा का स्रोत बताइए जो अनवीकरणीय नहीं है, यानी कि नवीकरणीय है, यानी जिसे समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अनवीकरणीय नहीं, इसका अपोजिट हो जाए नवीकरणीय। तो नवीकरणीय यहाँ पर है बायोगैस। बायोगैस समाप्त होने के बाद पुनः बना लिया जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? यानी वृक्क का काम क्या है? शोषण करना, पोषण करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना। तो हम अभी तुरंत देखे थे कि जो वृक्क होता है वो हमारे शरीर का एक उत्सर्जी अंग है, यानी हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट है उसको एकत्रित करके बाहर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्सर्जन करने से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यानी हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मुख और स्पर्शक। तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। अगला पर किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? यानी रासायनिक दूत, तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक जो लिखा था वो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इससे थोड़ा ही कम क्या होता है? वायु में, यानी 1% कम हो जाता है वायु में प्रकाश की चाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभव क्या होता है? यानी विभवांतर क्या होता है? विभव में जो अंतर यानी वोल्ट में जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विभवांतर होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, वोल्ट। अगला है, प्रकाश की किरण का गमन करती है, यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं किस पथ पर जाती है? सरल रेखा पर तो हमेशा जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, यानी इसे डी से दो सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यानी कि सबसे कम विचलित होने वाले रंग कौन सा है? तो सबसे कम विचलित होने वाले रंग लाल है। ये दूर तक गिरता है, सीधा निकलता है। इसी कारण से जो खतरे के निशान होते हैं लाल रंग से दिया जाता है। इसका विचलित नहीं होता, यानी पथ नहीं भटकता है, दूर से दिखाई देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी हम बैटरी जो होता है उसे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से प्राप्त होने वाले धारा होता है दिष्ट धारा, यानी डीसी करंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि समीकरण यहाँ पर दिया गया है H2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल प्राप्त होता है, उसको किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी दो या दो से अधिक वस्तु या पदार्थ मिलकर एक ही वस्तु या पदार्थ का निर्माण करें तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सी है? तो यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या, यानी सोडियम जो होता है उसका परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम धातु की परमाणु संख्या 11 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? जो अमीबा होता है उसका पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, या सर्वाहारी होता है, स्वकोषी होता है? तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण के माध्यम से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, यानी आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग है कुल इसमें 18 वर्ग यानी 18 समूह है और 7 आवर्त है। तो प्रथम आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग है उसके सदस्य को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अम्लीय धातु को रखा गया प्रथम वर्ग में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पर कुछ संसाधनों का नाम दिया गया, इसमें से बताना है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपरावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपरावर्तन के कुल 2 नियम हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि I=R होता है। यही 2 क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अगला प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी जो तरंग दैर्घ्य होता है उसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका सही मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या? यानी ऐसा सभी जीव जंतुओं के अंतिम स्रोत यानी कि अंततः कहाँ से सबको ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो सभी जीव जंतुओं को अंततः ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य से ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा के सबसे बहुत क्या है? बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? जो तिलचट्टा होता है उसमें कितना जोड़े श्वास रंध्र पाया जाता है? तो इसमें होता है कुल 8 जोड़े श्वास रंध्र यानी छिद्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पेड़ पौधे में, परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है वो हरे पेड़ पौधों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? तो फ्लोएम के द्वारा जो होता है ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है। यानी पादप में कुल 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम है जड़ से जो खनिज लवण है और जल को पत्तों तक ले जाना और पत्ते पर बने हुए भोजन को पूरे पेड़ में यानी तनों में पत्तियों तक पहुंचाने का काम करना वो फ्लोएम का काम। यानी फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को फैलाना और जाइलम का काम है जल और खनिज लवण ले जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्लोएम के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो इस वीडियो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।